हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो MPPAT के फॉर्म हैं बच्चों, 31 तारीख यानी 31 अगस्त से भरे जा रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 14 सितंबर है, आपको याद होना चाहिए। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 एवं 16 अक्टूबर में है। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को होगी। तो बच्चे ज़्यादातर पूछ रहे हैं किस प्रकार से हम पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस चीज़ का आंसर मैं वैसे तो कई वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी यदि छात्र चाहते हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाए, जिन छात्रों ने अभी तक बिल्कुल भी किताब उठा के नहीं देखी है, खासकर उनके लिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो अच्छी प्रकार से सुन लीजिए। बच्चों, यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप चिंता ना करें। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा या आदि आपका होगा, तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें पूरा चांस है। बस आप खुद पर भरोसा रखिएगा और जो मेहनत है वो जी तोड़ करिएगा। अब मेहनत आप किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल अपना निश्चित करें। और जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किस चीज़ से पढ़े कि जिससे जो है पूरा फंस जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, जो बुक्स आप ले रहे हो, जैसे मार्केट से बुक लेके आ रहा है, कोई अरिहंत का ला रहा है, तो कोई SPD की ला रहा है, तो कोई किसी की ला रहा है, तो इस प्रकार की बुक्स वो मार्केट में मिल रही हैं और बच्चे ले भी रहे हैं। देखिए बच्चों, वो जो बुक्स हैं ना, उसमें कंप्लीट मैटर नहीं होता है यदि आपने गौर किया हो तो। हम लोग 11वीं 12वीं में इतना सारा पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग PAT का टेस्ट देते हैं तो हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। अब सोचिए, आप लोग 11वीं 12वीं इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी हमको कोचिंग करनी पड़ती है और तब जाके हम सिलेक्शन ले पाते हैं। यही होता है बच्चों के साथ। जी हाँ। तो अब उन बुक से आप कैसे सिलेक्शन लोगे, बताइए ना आप मुझे। उन बुक से आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए, उस किताबों से सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो गलतफहमी है उसको दूर कर लीजिएगा आप लोग। एक बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला। यदि आपको बुक से ही पढ़ना है तो कम से कम 4 से 5 बुक आपके पास होना चाहिए, जिनको प्रॉपर तरीके से आपके पास समय होना चाहिए। अब वो किताबें पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है कि 4 से 5 बुक्स आप लोग अच्छी प्रकार से प्रॉपर पढ़ सको। आपके साथ समस्या है। अगर आपसे कोई अभी कह दे कि 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ लीजिए ढंग से, तो आप वो भी नहीं पढ़ पाओगे अभी, क्योंकि वो तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी लेवल्स की बुक हैं। उनको पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास 1.5 महीना बच रहा है। अब बताइए आप क्या करोगे आप लोग। तो समस्या आपके साथ है। उस समस्या को समझते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे नोट्स लें। आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी मित्र से जिसके पास हों, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए। प्रॉपर नोट्स, जो क्रैश कोर्स के नोट्स होते हैं वो ले लीजिए आप लोग, जिसमें आपके थोड़ा थ्योरेटिकल भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव, जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव लगा सको। ये आपके पास प्रॉपर मैटर होना चाहिए। तभी आप जो है ना एक सिलेक्शन के लेवल तक पहुँच सकते हो। नहीं तो फिर आप उम्मीद मत कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि आप चाहो कि सर ऐसे ही सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा पढ़ लें, आपकी वीडियो से काम हो जाए, भैया वीडियो से आप उतना कर सकते हो कि आप जो है नंबर 100 के लगभग में, 100 तो नहीं, मतलब 100 से कम ही लेके चलो, आप 80 नंबर तक ला सकते हो मेरी वीडियो से पढ़ के। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन लेना है, 110 नंबर, 120 नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ने होंगे। और देखो, मेरा तो क्या है कि वीडियो में कुछ डाल पा रहा हूँ, कुछ नहीं डाल पा रहा हूँ, है ना, मेरे साथ समस्या हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप किसी भी कोचिंग्स के नोट्स ले लीजिए। किसी भी कोचिंग के बेहतर नोट्स हों, बस पढ़ने वाला उनको चाहिए। किसी भी कोचिंग का मतलब ये मत समझना कि वो छोटी मोटी कोचिंग के नोट्स लेकर बैठ गए। छोटी मोटी अच्छी कोचिंग होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बेहतर बेहतर एग्रीकल्चर कोचिंग है। MGCI है, इंदौर में है। नवल कोचिंग है जो भी इंदौर में है। और आपकी ग्वालियर में भी है, SCI है, एग्रीकल्चर गुरुदेव है। तो ये बेहतर कोचिंग, सिलेक्शन देने वाली कोचिंग से इनके नोट्स, क्रैश कोर्स के नोट्स आप लोग कहीं से भी ले सकते हो। आपके मित्र से ले लीजिए, आपके किसी और से ले लीजिए, हमसे भी आप ले सकते हो। हम थोड़ा सा शुल्क ले रहे हैं, कोई भी देगा तो आपको विदाउट शुल्क कोई नहीं देगा आपको, सही बात है। शुल्क तो उनका आपको उसका देना ही होगा आपको। अब शुल्क में 1,00,000 2,00,000 तो ले नहीं रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा शुल्क। उसी में आप लोग 100 चीज़ें बताते हैं मुझे, सांप घोरे बताते हैं बहुत सारे बच्चे। सर कम कर लो उसमें भी। अब भैया कहीं कोचिंग करने जाते, पता है साल भर के MPPAT की फ़ीस कितनी है? MGCI की 25,000 रुपये है, नवल कोचिंग की 30,000 रुपये है, SCI कोचिंग की 22,000 रुपये है, एग्रीकल्चर गुरुदेव की 22,000 रुपये है। तो आप इससे ये चीज़ आप आइडिया लगा सकते हो। सीहोर में कोचिंग है, जायसवाल सर की कोचिंग है, आपकी एपिकल कोचिंग है, रतलाम में है, सीहोर में है, इंदौर में है ना। ग्रीन वैली कोचिंग, 20,000 से कम किसी भी कोचिंग्स की फीस नहीं है।
और 1000 रुपये के लिए आप कहते सर 1000 रुपये नहीं है हमारे पास, सर हम कैसे करें। तो वो आप जानो, आपकी प्रॉब्लम है, आपको सिलेक्शन लेना है तो 1000 के आप 4000 भी खर्च करोगे। आपको बस यूं ही बस टाइम पास करना है तो अब 1000 के आप 200 रुपये भी खर्च नहीं करो, वो आपकी प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको यदि पढ़ना है, जो व्यक्ति को भविष्य बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम है, इस समय जो व्यक्ति सही रास्ता पकड़ गया वो सफल हो जाएगा, और जो रास्ता गलत भटक गया वो भटकता ही रहेगा। जिसने आलस कर लिया पढ़ाई में उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि नोट्स ले लो, नोट्स से सिलेक्शन हो ही जाएगा, नोट्स लेके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस सर ले लिए, सर उसमें सिलेक्शन हुआ ही नहीं। भैया पढ़ना पड़ेगा उन नोट्स को प्रॉपर, एक टाइम टेबल निश्चित बनाइए। मुझे 2 घंटे अभी पढ़ना है, 2 घंटे अब पढ़ना है, 2 घंटे कम से कम, आप कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे अब आप लोग पढ़ाई में लगाइए, कम से कम 8 से 10 घंटे, ठीक है ना। ज़्यादा लेंदी मत बनाइए, 15 घंटा का मत बनाइए। मैं नहीं कहता आपसे 15 घंटा का बनाइए टाइम टेबल, 8 और 10 घंटे का लगभग अब आपको टाइम टेबल सेट करना होगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेट करके अब अपनी पढ़ाई में जो है ना समय व्यतीत करिए, ढंग से पढ़िए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। अच्छी प्रकार से ठान लो बेटा, सिलेक्शन लेना है। बाकी मेरा फुल सपोर्ट है आपके लिए, कहीं से भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैं तैयार हूँ। आप बस जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, है ना, पढ़ने से संबंधित, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो थी आपकी काम की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। बच्चों पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए। कुछ नहीं रखा है लाइफ में बेटा, जो व्यक्ति सक्सेस है ना, उसी के वैल्यू है आज की दुनिया में। असफल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, बहुत बुरी हालत है बेटा, सफल हो जाइए। इसलिए सिलेक्शन यदि लो लोगे, अगर अच्छी प्रकार से सिलेक्शन आप लोग ले लोगे ना, तो ये समझिए आगे चल के आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी ढंग से। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, किसी भी कंडीशन में हो आप लोग, वहाँ बैठ के पढ़िए। मैं आपको इतना, आपके अंदर जुनून होना चाहिए बेटा कि सिलेक्शन किसी कंडीशन में आपका हो जाए, क्योंकि MPPAT लास्ट है, इसके बाद फिर नहीं होना है। बार बार कह रहा हूँ, ऑल इंडिया टेस्ट होगा, कोई गारंटी नहीं है उसका क्या पैटर्न रहेगा, अभी उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। इसलिए बार बार कह रहा हूँ बेटा, पढ़िए, जो भी है 1000, 2000, 1500 जो भी आपका खर्चा आ रहा है वो कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 डेढ़ महीने में आप इतना अगर कहीं किराए से रहते हो ना, 2000 रुपये का तो रूम मिलता है। अरे मोबाइल में खर्चा कर रहे हो आप 200 रुपये महीने का, तो सोचिए आप लोग। तो आप ये मत सोचिए कि सर हमारे पास नहीं है। भैया जब पढ़ना है, भविष्य बनाना है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। अब बताइए आप, मैं अब इतना आपके लिए कर सकता और इतना ज़्यादा मैं क्या करूँ आपके लिए। फिर भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप जानो भैया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी कहना मेरा काम है, करना आपका काम है, ठीक है। बाकी आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, MPPAT के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार पढ़ लीजिए, खेल खत्म, खेला हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक बार पढ़ लीजिए, खेल खत्म। जी हाँ, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन, पूरा टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे हमको, आपको पूरा टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रूट प्रिजर्वेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि आप पढ़ लेते तो 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात है आपके लिए, है ना। फ्रूट प्रिजर्वेशन से जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। यदि किसी भी छात्र को नोट्स चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर वो कॉन्टैक्ट कर ले, या व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपने नोट्स PDF के रूप में प्राप्त कर सकता है। PDF मिलेगा नोट्स का, आपको मालूम है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फल परिरक्षण विज्ञान, यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी या फ्रूट प्रिजर्वेशन साइंस भी हम कह सकते हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आज सभी का हम लोग क्या देखो क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रहे। फल परिरक्षण पर सर्वप्रथम कार्य 1775 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, निकोलस एपर्ट, इन्होंने किया था। इस कारण से ध्यान रखना, जो निकोलस एपर्ट है, इन्हें फल परिरक्षण विज्ञान का पिता कहा जाता है। ध्यान रखें, फल परिरक्षण का पिता कौन है? निकोलस एपर्ट, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही 1775 में फल परिरक्षण पर काम किया था। फल परिरक्षण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फल एवं सब्जियों को इस प्रकार से क्या करना, प्रिजर्वेशन करके, परिरक्षित करके रखना कि उनको आगे जो है ना काम में लाया जा सके। फल परिरक्षण उद्योगशाला 1920 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत पुरानी बात है, लगभग 100 साल पुरानी बात है कि परिरक्षण उद्योगशाला को 1920 में मुंबई में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम फल परिरक्षण कारखाने की बात करें तो प्रथम फैक्ट्री जो लगी थी फ्रूट प्रिजर्वेशन की 1935 में, ये मुंबई में लगाई गई थी। कहाँ पर? मुंबई में ही इसको लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CFTRI, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखें, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय
खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में मैसूर कर्नाटक में की गई। विशेष याद रखें, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में याद रखें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में मैसूर कर्नाटक में की गई। तीसरा नेक्स्ट है एफपीओ, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इसको कब लागू हुआ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर? 1955 में लागू हुआ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ? तो 1955 में। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई। तो ये कुछ आपकी हिस्ट्री थी फल परीक्षण विज्ञान से। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। फल परीक्षण व्यवसाय के लिए लाइसेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई थी। ये वही बात है, दोबारा घुमा के दे दी। खाद्य एवं पोषण बोर्ड क्या है आपको बता दें कि फल परीक्षण व्यवसाय के लिए लाइसेंस जो बनाया जाता है, लाइसेंस की सुविधा जो प्रदान करने को भारत सरकार ने खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना की थी 1973 में। यहाँ पर लाइसेंस बन जाता है। जितने भी जो आपने देखा होगा कि मार्केट में आपकी जो भी होटल्स होती हैं बेहतर तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं दूध से संबंधित, है ना, जो भी जैम बनाती हैं, जेली बनाती हैं, तो जो आपकी दुकान रहती हैं जनरली, शॉप रहती हैं, फैक्ट्रियाँ रहती हैं जनरली, तो वो आपकी क्या है यहाँ से वो क्या बनवा सकती हैं, आपका लाइसेंस तैयार हुआ का यहाँ से हो जाता है। खाद्य परिसंकरण व कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। ध्यान रखना, खाद्य परिसंकरण कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। देश में फल एवं सब्जियों के कुल उत्पादन का 25 से 30% ही भाग खराब हो जाता है। ध्यान रखना, जितना भी फल एवं सब्जियां रहती हैं उसका 25 से 30% तो क्या हो जाता है? खराब ही हो जाता है। अब सोचिए आप लोग, देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है फल सब्जियों का, टोटल प्रोडक्शन का 25 से 30% आपका खराब हो रहा है। तब इससे आइडिया लगा सकते हो कि हमारे देश का कितनी फल सब्जी फालतू जा रही है, क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है, फल एवं सब्जी परिरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बड़ी समस्या है। फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सदाशिव नायर। याद रखना, पूरा नाम है डॉक्टर सदाशिव नायर और हरीशचंद्र शर्मा, दोनों का नाम याद रखें आप लोग। फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सदाशिवम नायर और हरीशचंद्र शर्मा। ठीक है ना। चलिए, ये तो थी आपकी कुछ हिस्ट्री की बातें, इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिए यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे एसोप्सिस, ये क्या होता है देखिए आप लोग। इसेप्सिस होता है, वैसे इसेप्सिस बोलते हैं इसको, इसोप्सिस को इसेप्सिस कर लीजिए। फल एवं सब्जियों को सफाई एवं आकार के आधार पर श्रेणीबद्ध करना ही एसेप्सिस कहलाता है। देखो क्या होता है, साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि सफाई एवं साइज दोनों का अच्छे वाले फ्रूट्स को अलग करें, मतलब जो ग्रेडिंग की जाती है जनरली वही चीज़ है, तो उसको हम एसेप्सिस कहते हैं जनरली। फल तोड़ने के बाद फल को उपभोक्ता के पास तक पहुंचाने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। देखिए निस्तारण क्या होता है बताया, फल तोड़ लिया, तोड़ने के बाद उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो भी क्रिया है बीच में की जा रही है वो सभी निस्तारण कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ले पिलिंग, जिसको छीलने की क्रिया कहते हैं। आलू, नींबू, आलू बुखारा में करते हैं। लेप पिलिंग, कास्टिक सोडा रसायन को प्रयोग करना चाहिए लेप पिलिंग के लिए, क्योंकि ऊपर वो कास्टिक सोडा की ये क्या चढ़ाई जाती है, केमिकल्स की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, लेप किया जाता है। फ्लेम पिलिंग क्या होता है, ये प्याज लहसुन में करते हैं। जेल थर्मामीटर क्या होता है, जैम अथवा जेली का अंतिम बिंदु तापक्रम ज्ञात किया जाता है और इसे फ़ारेनहाइट तक हम 430 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें निशान लगे होते हैं, मतलब इतने डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसे टेम्परेचर माप सकते हैं। तो जैम जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम जेल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। जब अंतिम बिंदु 221 फ़ारेनहाइट हो या 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, नहीं 105.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ पे सेल्सियस लगा लीजिएगा, सेल्सियस हो तो जेली तैयार समझी जाती है। क्या समझी जाती है कि जेली तैयार हो गई है। तो याद रखें, अंतिम जेली का जो अंतिम बिंदु होता है वो 221 फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है कि जेली पक करते तैयार हो चुकी है। इसके बाद यंत्र है रिफ्रैक्टोमीटर, जिसके बारे में कई बार पूछा गया है। याद रखें, जेल मीटर और रिफ्रैक्टोमीटर दोनों यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 0 से लेकर 32 तक चिन्ह होते हैं और किसी खाद्य पदार्थ की जो क्या ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। खाद्य पदार्थ क्या ज्ञात करने के लिए तो लिखा ही नहीं। किसी रिफ्रैक्टोमीटर का मोस्टली किसी खाद्य पदार्थ का ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, रिफ्रैक्टोमीटर का जनरली अगर यूज़ किया जाता है, इसका TSS ज्ञात करने के आता है, टोटल जो आपका रहता है टोटल सोलूबल सॉलिड बोलते हैं हम लोग,
कुल ठोस पदार्थ ज्ञात करने के लिए, इन्होंने गलत लिखा है, किसी खाद्य पदार्थ का ठोस पदार्थ ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, देखो नेक्स्ट है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, इसमें 0 से 30 से या 60 से 90 तक चिन्ह होते हैं। और ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का मोस्टली जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, आप लोग ध्यान रखें, खासकर वो जो आपके ब्रिक्स हाइड्रोमीटर मतलब जो आपकी मात्रा होती है, किसकी, जल की मात्रा होती है या नमक की जो मात्रा होती है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं ब्रिक्स मीटर। ठीक है, इसमें ब्राइन मीटर होता है जनरली, यहाँ ब्रिक्स हाइड्रोमीटर है। ठीक है, इसके बाद फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की हम लोग बात करते हैं। तो फल व सब्जियों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय तक सुरक्षित रखने की जो क्रिया है वही परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण की डेफिनेशन यहाँ पे इसकी दो विधियाँ हैं, अस्थायी विधि, सड़े गले भागों को अलग करना सबसे पहले, स्वच्छता। अस्थायी विधि में और क्या करते हैं आगे बता देता हूँ। निम्न टेम्परेचर 10 डिग्री फारेनहाइट तापक्रम पर, जैसे रेफ्रिजरेटर द्वारा हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। उच्च टेम्परेचर के बाद 20 से 30 मिनट तक 160 से 180 डिग्री फारेनहाइट तक रखने पर जीवाणु मर जाते हैं, यानी ब्लांचिंग कर सकते हैं हम लोग। ब्लांचिंग क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि सब्जियों को हम लोग क्या करते हैं, फल या सब्जी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में डालते हैं और उसके बाद उनको निकाल लेते हैं 5 मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट के बाद। उस क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है जनरली। और क्या तरीका है, वायु निष्कासन द्वारा फल सब्जियों के बने उत्पादों को डिब्बों में से वायु को बाहर निकाल देने पर कुछ समय तक संरक्षित रख सकते हैं। फिर निष्कासन द्वारा गृह स्तर पर सबसे सस्ती संरक्षण विधि है, उदाहरण फल एवं सब्जियों को सुखाना। तो ये जो तरीके हैं ये फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने के अस्थायी विधियाँ हैं, इनके द्वारा हम काफ़ी समय तक फल एवं सब्जियों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे कैसे तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद है स्थायी विधि, जिसके द्वारा परमानेंट काम होता है, परमानेंट हम फल सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जीवाणु विहीनीकरण क्रिया, तो फलों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक, जी हाँ 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित करते हैं। जीवाणु विहीनीकरण क्रिया पूरी तरीके से देखो जीवाणु खत्म करते, कोई भी चीज़ को सड़ाने का काम कौन करते हैं, जीवाणु। यदि जीवाणु आपने खत्म कर दिए ना, तो समझ लीजिए वहाँ के जो जीवाणु खत्म हो गए तो कोई भी चीज़ सड़ने गलने से बच जाएगी। दूसरा स्टेरिलाइजेशन, ये क्या होता है, सब्जियों में 100 से अधिक तापक्रम पर 15 से 3 मिनट तक रखते हैं, जिससे स्टेरिलाइजेशन होता है। सुखाना या निर्जमीकृत करना, फल सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करके धूप या निर्जमीकृत मशीन द्वारा धीरे धीरे उनकी नमी कम कर देते हैं, तो हम उसको सुखाना या निर्जमीकरण कहा जाता है। निर्जमीकरण जनरली मशीन से किया जाता है और सुखाया जाता है तो धूप में इसको सुखाया जाता है। फलों को सुखाने के लिए डिहाइड्रेटर एक मशीन होती है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, याद रखें, फलों को सुखाने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, डिहाइड्रेटर मशीन का उपयोग में लाई जाती है। एल्कोहलिक किण्वीकरण क्या होता है, हेक्सो शक्कर का ईस्ट द्वारा सड़ना, ईस्ट नहीं ईस्ट होना चाहिए, ईस्ट द्वारा सड़ना, जिससे कि एल्कोहल व CO2 बनती हैं, C6H12O6, और ये आपका एल्कोहल बन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है ना, एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और C6H12 किसका फॉर्मूला है, ये आपका याद रखें ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कैसे बनते हैं वो एसिटिक किण्वीकरण पूरा तरीके से समझा रखा है उन्होंने। इसमें एल्कोहल का विघटन होता है, एसिटिक एसिड का जीवाणु द्वारा निर्माण होता है और एसिटिक एसिड आपका बनता है, ये ध्यान रखें आप लोग जीवाणु का। ठीक है, चलिए बात करें यदि हम लोग लैक्टिक किण्वीकरण की, तो लैक्टोज शर्करा का जीवाणु द्वारा गठन होता है और तथा लैक्टिक का निर्माण होता है, जो परीक्षक का कार्य करता है, जैसे अचार में ये क्रिया होती है। लैक्टिक किण्वीकरण आपका किसमें होता है, तो ध्यान रखें ये क्रिया आपकी अचार में होती है। नमक, तो बच्चों नमक 15 से 20% नमक परिरक्षित पदार्थ के रूप में लेना, उदाहरण जैसे अचार व चटनी। नमक की कितनी मात्रा परिरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, 15 से 20%। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, अचार व चटनी में मोस्टली हम लोग नमक का उपयोग करते हैं। इसके बाद सिरका की बात करें तो सिरका की मात्रा परीक्षण के लिए 2 से 3% मात्रा ली जाती है, और जिस सिरका एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण परिरक्षण का काम करता है। परिरक्षण मतलब किसी भी फल एवं सब्जी को खराब होने से बचाता है। ठीक है, इसके बाद शक्कर या चीनी की हम लोग बात करते हैं तो 65 से 70% चीनी, कितने परसेंट, 65 से 70% शर्करा की उपस्थिति के कारण, परसेंट प्रेशर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निष्कर्ष कर देती है, जैसे मुरब्बा, जैम, जेली है। मुरब्बा, जैम, जेली बनाने के लिए हम लोग लगभग शक्कर का 65 से 70% उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो मीठी चीज़ होती है उसमें आपके बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते, प्रवेश कर भी पाते हैं तो ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण वो नष्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है रासायनिक परीक्षकों की हम लोग बात करें तो विशेष इसमें आपको चीज़ एक जरूर याद रखनी है, जो नमक कितना प्रयोग करते हैं फल परीक्षण, सिरका की मात्रा कितनी है और शर्करा की मात्रा कितनी, मात्रा जरूर याद रखें, और किसको किससे परीक्षित किया जाता है वो भी याद रखें। जैसे नमक से अचार चटनी को, और आगे आपको मुरब्बा, जैम और जेली, ये तीन आपके मीठे पदार्थ हैं, तीनों को चीनी के द्वारा हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं। रासायनिक परीक्षक पदार्थों द्वारा जैसे आपकी विशेष याद रखना, सोडियम बेंजोएट, बोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये आपके इस प्रकार के बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, एक दो तो दे ही नहीं रखे हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है ना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है, तो लगभग ये 4 से 5 आपकी क्या है ऐसे केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के द्वारा फल एवं सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है। देखो अचार आप देखते हो कि काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता, मार्केट से जो अचार लेके आते हैं 2-2 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उसका रीज़न क्या है, उसमें केमिकल डला रहता है, ये केमिकल उसमें डाले जाते हैं। आगे यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आप लोग, यह एक कमजोर परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट, इससे बेंजीन गैस निकलती है और परिरक्षक का एक कार्य करती है। याद रखें ये कमजोर होता है, लेकिन इसमें बेंजीन गैस जो होती है ना, वो बेंजीन ही फल एवं सब्जियों को खराब होने से बचाती है। रंगीन फलों व रसों को परिरक्षित करने के लिए इस रसायन का काम लेते हैं। रंगीन फलों जिसमें कलर होता है ना, कलरफुल फ्रूट्स या कलरफुल रस को प्रिजर्वेशन रखने के लिए, प्रिजर्वेटिव रखने के लिए इस केमिकल्स का हम लोग मोस्टली सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं सोडियम बेंजोएट को, बाद 1000 से 2000 की मात्रा काम में लेते हैं। फालसा एवं जामुन, अनार, तरबूज, इनको हम संरक्षित करने के लिए मोस्टली सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। ईस्ट को रोकता है, फंगस होता है उसको रोकता है, विशेष याद रखें। दूसरा मैं आपको बता रहा था पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है परिरक्षक है बेटा, और ये एक शक्तिशाली परिरक्षक होता है, इससे सल्फाइड गैस निकलती है जो परिरक्षक का क्या करती है, कार्य करती है। विशेष याद रखें आप लोग कि जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है एक शक्तिशाली परिरक्षक होता है, इसमें सल्फाइड गैस निकलती है जो कि परिरक्षक का काम करती है। इसका उपयोग रंगहीन जो कलरनेस फ्रूट्स होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए मोस्टली पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसकी मात्रा 350 से 750 पार्ट पर मिलियन मात्रा काम में लेते हैं, ppm मात्रा काम में लेते हैं। इसके रखने के लिए कि जैसे सुरक्षित किसको रखते हैं, पानक यानी स्क्वैश को, नेक्टर, कॉर्डियल, ये आपके फलों से बनाए जाने वाले आपके पदार्थ होते हैं, इनको काफ़ी समय तक परिरक्षित रखने के लिए मोस्टली पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का ही उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया और मोल्ड को भी रोकता है। जी हाँ, आपका जो पोटेशियम मेटासल्फाइड होता है ये बैक्टीरिया को और मोल्ड इन दोनों को फैलने से रोकता है, जिससे वो आपके जो भी तत्व है उनको जैसे नेक्टर, कॉर्डियल, पानक जो भी हैं पदार्थ इनको खराब होने से बचाया जा सके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी पदार्थ को खराब करने वाले जो तत्व होते हैं बैक्टीरिया और मोल्ड से यानी जो फंगस होते हैं वही खराब करते हैं। CO2 का परीक्षक के रूप में भी उपयोग कार्बनिक पेय के रूप में भी किया जाता है, ध्यान रखें CO2 का भी उपयोग जनरली उपयोग कर सकते हैं। आगे हम डिब्बाबंदी की बात करेंगे। डिब्बाबंदी क्या होता है, कैनिंग देख लीजिए आप लोग। फल सब्जियों को टीन के डिब्बों में तरल पदार्थ के साथ भरकर वायु निष्कासन कर बंद कर एक निश्चित टेम्परेचर तक उपचारित कर अधिक समय तक सुरक्षित रखने को ही कैनिंग कहते हैं। फल सब्जियों को टीन के डिब्बों में तरल पदार्थों के साथ, तरल लिक्विड में रखा जाता है, वायु निष्कासन किसी प्रकार की हवा नहीं होती है, एक निश्चित टेम्परेचर पर रखते हैं और उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया ही कैनिंग या डिब्बाबंदी कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि हम लोग बात करते हैं फल एवं सब्जियों में कैनिंग की शुरुआत 1927 में स्टार्ट हो गई थी। डिब्बाबंदी कब शुरुआत हुई, 1927 में। फल सब्जियों को रखने के लिए टीन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग जनरली बोटलिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के जनक निकोलस एबर्ट हैं, इनको ईयर टाइजिंग भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया के जनक कौन है, निकोलस एबर्ट ना, तो जनक एबर्ट के नाम पर इसको ईयर टाइजिंग भी कहते हैं। ये एबर्ट नाम कह रहे हैं लेकिन एबर्ट निकोलस आप वही याद रखेंगे। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए सब्जियां, मटर, टमाटर, भिंडी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, इनको हम काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर फलों की बात करें तो अंगूर को, स्ट्रॉबेरी, केला, पाइनएप्पल, आड़ू और चिली, इनको हम जो है ना काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। डिब्बों को भरने के बाद 1/2 या 3/4 इंच खाली डिब्बों को रखना चाहिए। और सब्जियों को डिब्बाबंदी में नमक 2% प्रयोग करना चाहिए या 4% चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। फलों की डिब्बाबंदी में शर्करा की सांद्रता
20 से 25 डिग्री वृक्ष रखी जाती है। मैंने बताया था वृक्ष मीटर जो होता है, वृक्ष हाइड्रोमीटर, ये किसकी मात्रा, चीनी की और नमक की मात्रा को ज्ञात करवाता है। सब्जी की डिब्बाबंदी में संसाधन तापमान 115 से 121 डिग्री टेम्परेचर होता है, विशेष याद रखें। और कवक व जीवाणु का विकास रोकना है मानना है, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उसे कैनिंग का सिद्धांत कहते हैं। टीन के डिब्बों का प्रयोग कैनिंग डिब्बाबंदी में करते हैं। कांच की बोतल का प्रयोग बोटलिंग या बोतलबंदी में करते हैं। और बंद करते समय डिब्बे का टेम्परेचर 70 डिग्री रखते हैं। कितना डिग्री, 70 डिग्री रखा जाता है। जो डिब्बे मशीन द्वारा बंद किए जाते हैं उन्हें डबल सीमर्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, डबल सीमर्स कहा जाता है जनरली। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जैम की। जैम क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें देख लीजिए आप लोग। फलों के गूदे को चीनी व खटास के साथ पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जैम कहलाता है। और जैम एक अपारदर्शी व शुद्ध ठोस पदार्थ है। इसमें चीनी की मात्रा 68%, TSS बोलते हैं इसको, टोटल सोलुबल सॉलिड। एसिडिटी कितनी होती है, 0.5 से 0.6%। और फल का भाग कितना होता है, 45%। जैम में जो चीनी होती है ये परिरक्षक का कार्य करती है। प्रिजर्वेशन का काम कौन करती है, चीनी करती है। जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल सबसे बेस्ट सेब, पपीता, स्ट्रॉबेरी, बेर, आंवला, अंगूर, खुबानी, गाजर। इनमें से आप किसी भी फ्रूट, सबसे बेस्ट एप्पल होता है वैसे, इसके बाद आप कोई सा भी फ्रूट्स जो है ना जैम बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। खट्टे फल 1 किलो, करौंदा, कच्चा आम, चीनी की मात्रा 125 किलोग्राम आपको यूज करनी पड़ेगी। 125 किलोग्राम, 125 नहीं, 125 किलोग्राम। मीठे फल 1 किलो, सेब, फालसा, पपीता, चीनी की मात्रा 750 ग्राम। मतलब इस प्रकार से आप लोग ले सकते हो। और साइट्रिक एसिड 1.5 ग्राम प्रति किलो की दर से हम जैम पकते समय उसमें डालते हैं। साइट्रिक एसिड विशेष याद रखें, ये आपकी जैम में खटाई उत्पन्न करता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, अंतिम बिंदु की पहचान कैसे करोगे, जैम में मिलाई गई शक्कर लगभग 1.5 गुना वजन हो जाना ही आपको क्या कहलाता है कि जैम बन के तैयार हो गया है। और उबलते हुए जैम की एक बूंद पानी से भरे हुए पात्र में डालने पर वह फैले नीचे पैने में बैठ जाए तो समझ लीजिए आपका जैम बन करके तैयार हो गया है। मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करी दी है कि जैम में TSS 68%, TSS टोटल सॉलिड सॉल्युबल, ये TSS नापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, पहले बता चुका हूँ। टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस या 220 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जेली का आपका अलग होता है, जेली का बता चुका हूँ, 221.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पीएच की बात करें तो जैम का पीएच होता है 3.5। इसके बाद हम जेली की बात करें, जेली को हिंदी में अवलेह कहते हैं। और जेली एक अर्ध ठोस पदार्थ होता है, आधा ठोस पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त फलों के रस से, मतलब इस रस से बनाया जाता है। उचित मात्रा में चीनी के साथ पकाकर इसको तैयार किया जाता है। जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है अमरूद, फिर है आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, नारंगी, खट्टी, सेब, आलू बुखारा। ये आपके इतने सारे फ्रूट्स हैं जिनसे हम लोग जेली बनाकर तैयार करते हैं। और जेली का जो TSS होता है, टोटल सोलुबल सॉलिड, 65% होता है और जैम का 68% होता है। दोनों का आप लोगों को अलग अलग याद रखना होगा। ठीक है, बात करते हैं आदर्श जेली की पहचान की। अच्छी जेली की पहचान क्या है, जेली चमकदार, आकर्षक एवं पारदर्शक होती है। ठंडी होने पर जिस पात्र में रखी जाए वैसे ही आकार ग्रहण कर ले। चाकू से काटने पर टुकड़ों से विभक्त हो जाए। फलों का वास्तविक सुगंध एवं स्वाद होना चाहिए। हिलाने पर धीरे धीरे हिलती हो परंतु तिरछा करने पर बहने नहीं दे। तो ये आदर्श जेली की पहचान होती है। ये सब चीज़ आपकी जेली अच्छी जेली में होना चाहिए। इसके बाद पेक्टिन की जांच कैसे करते हैं, तो एल्कोहल परीक्षण करते हैं, दूसरा जेल मीटर। ये दो हम तो जेल मीटर से कर सकते हैं अगर हमारे पास जेल मीटर है तो। ठीक है, पीएच 3.5, जेली का भी 3.5 और जैम का भी 3.5। टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस, उसमें 105.5 डिग्री सेल्सियस लिखा था उधर, तो ये तो थोड़ा याद रखें आप लोग। जेली निर्माण में होने वाली कठिनाइयाँ देख लीजिए। जेली की ना जमना, अधिक शक्कर मिलाने से या कम अधिक पकाने से, खटास पेक्टिन की कमी होने के कारण जेली नहीं जमती। जेली का रोना वेरी इंपॉर्टेंट है। जेली के जमने पर धीरे धीरे पानी निकलने लगता है, ऊपर आ जाता है उसमें, तो जेली का वो रोना कहलाता है। और ऐसा क्यों होता है कि चीनी की कमी, एसिड की कमी या अपर्याप्त पेक्टिन की मात्रा होने पर जेली रोने लगती है। मतलब जेली के ऊपर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। इसलिए जेली का पारदर्शक ना होना, अपारदर्शक होना। फल साफ नहीं करने से, गंदगी नहीं हटाने से, अधिक पकाने से, अपरिपक्व फलों का प्रयोग करने से, अधिक ठंडा करने से आपकी जेली कैसी होती है, अपारदर्शक। मतलब उसको इस पार से उस पार फिर नहीं देखा जा सकता है। ये जेली के अपारदर्शक होने के कारण है। ये आप जनरल चीज़ इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम स्क्वैश पढ़ाएंगे आपको। स्क्वैश में देख लीजिए कैसे बनते हैं। स्क्वैश से पानक बोलते हैं उसको।
फलों का रस, गूदा की चीनी, व खटास एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे हम लोग स्क्वैश कहते हैं। फलों से तैयार पेय पदार्थों में पानक सर्वाधिक प्रचलित है और फलों का रस 25% होता है, चीनी 30 से 55%, अम्ल 1 से 2%, TSS 40%, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 40%। फल आम से बनता है, अंगूर से, संतरा, नींबू, फालसा, लीची। साइट्रिक एसिड नींबू का रस 16 ग्राम प्रति किलोग्राम। चाशनी 70 वृक्ष। इस प्रकार से हम लोग इसमें गर्म चाशनी में रस मिलाने से गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए याद रखें ठंडा करके ही मिलाएं उसमें। फालसा व जामुन में परीक्षित पदार्थ सोडियम बेंजोएट प्रयोग करते हैं। अन्य फलों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किया जाता है, आपको मालूम है, बता चुका हूँ इन दोनों के बारे में डिटेल से। इसके बाद कलर जो है नियमानुसार हम लोग डाल सकते हैं। इसके बाद है शरबत। शरबत संतरा, नींबू, फालसा, जामुन, आंवला, अनार, अंगूर, गुलाब, बादाम किसी से बना सकते हैं। चीनी 65 से 70%, फलों का रस 25%, अम्ल 1.5%, TSS 65%। शरबत में परीक्षक पदार्थ नहीं मिलाया जाता, ध्यान रखना, शरबत को परीक्षक पदार्थ नहीं मिलते। मुरब्बा देख लीजिए आप लोग। मुरब्बा चीनी द्वारा परीक्षित किया जाने वाला फल पदार्थ है बेटा, याद रखें। और पूरे फलों अथवा उनके टुकड़ों को मुलायम कर गाढ़ी चाशनी में 70% का घोल में रखने की विधि को ही जनरली हम लोग मुरब्बा कहते हैं। और सबसे अच्छा मुरब्बा आंवला का बनता है, वैसे से याद रखें। वैसे सेव से, पेठा, बेल, नाशपाती, अनानास, पपीता, आम, गाजर इनसे भी बनाया जा सकता है। मुरब्बा बनाने के लिए 33% वृक्ष की चाशनी ली जाती है। कितने परसेंट? 33% वृक्ष की चाशनी। सूखा मुरब्बा या सूखी मिठाई जिसको हम लोग पेठा कहते हैं, पेठा खाया होगा सबने आपने। दानेदार चीनी में लपेटना, रवेदार मुरब्बा या कैंडी। ब्रांचिंग 10 से 15 मिनट तक उबलते पानी में रखकर थोड़ा ठंडे पानी में डालना। फलों को गोदना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फलों को चाशनी फलों में अधिक प्रवेश कर सके इसलिए फल को गोदा जाता है। फलों को कसेलापन दूर करने के लिए आंवला में 8 से 10 घंटे तक 2% नमक या फिटकरी या चूने का घोल डाल करके उनको 8 से 10 घंटे रखते हैं, जिससे जो फलों में कसेलापन होता है आंवले में खासकर, तो उसको दूर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉर्डियल है, देख लीजिए आप लोग। कार्डियल एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है बेटा, जो कि नींबू की जाति के फलों द्वारा बनाया जाता है। फलों का गूदा काम में नहीं लेते, सिर्फ रस काम में लेते हैं। TSS 35%, फल रस 25%, अम्ल 1 से 2% और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट 350 ppm ली जाती है। कॉर्डियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करें टमाटर सॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर या सॉस या केचप जो आपका होता है, देखिए आप लोग इसको। टमाटर का सॉस अथवा केचप टमाटर के गूदे, शक्कर, नमक, मसाले के साथ तेज आंच में पकाकर इसको तैयार करें। टमाटर सॉस चटनी से आपने देखी होगी, मार्केट में मिलते हैं, जिसपे हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाने जाते हैं तब आपको ये चीज़ मिलती है। केचप व सॉस में कोई विशेष अंतर नहीं होता। केचप सॉस की तुलना में कुछ गाढ़ा होता है, बस गाढ़े का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। केचप में TSS 25%, वैसे से याद रखें। सॉस में TSS की मात्रा 15 से 16%। और परीक्षित करने में सिरका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें एसिटिक एसिड आपका रहता है। हमेशा पूर्ण विकसित लाल टमाटर का प्रयोग करते हैं या चयन करते हैं। मसाले में लौंग, शीर्ष रहत का प्रयोग करनी चाहिए, मतलब लौंग का ऊपर का जो फूल है उसको हटा दिया जाता है, अन्यथा सॉस टैनिन के कारण काले रंग की हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण से हमेशा लौंग का ऊपरी भाग जो टैनिन होता है उसको हटाया जाता है। गूदे व रस के कुल वजन का सॉस 1/3 वजन में तैयार हो जाता है। परीक्षक पदार्थ इसमें सोडियम बेंजोएट 0.25 ग्राम प्रति किलोग्राम टमाटर के हिसाब से हम लोग डालते हैं। और सॉस बनाने में बीज काम में लेते हैं, केचप में बीज का प्रयोग नहीं करते। विशेष याद रखना इस पॉइंट को। सॉस बनाने के लिए हमेशा टमाटर के बीजों का उपयोग करते हैं, जबकि केचप बनाने के लिए हमेशा बीजों का उपयोग नहीं करते। तो टमाटर की सॉस या केचप क्या, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अचार, जो कि लास्ट है। नमक, सिरका, मसाले, तेल की सहायता से फल व सब्जियों को सुरक्षित किया गया खाद्य पदार्थ को हम लोग जनरल अचार कहते हैं। और फल आम, आंवला, लसोड़ा, सेब, नींबू, कैर, करेला, कटहल, इनसे आपका अचार बनाया जाता है। अचार में सुगंध पैदा करने के लिए 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको रखा जाना चाहिए। और सब्जियों से मिर्च से बनता है, फूल गोभी, करेला, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक, इनसे भी आपका अचार बनाया जाता है। और सिरका इसमें 3% यानी एसिटिक एसिड 0.5% प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। और चैप्टर का नाम आपको पहले ही बता दिया था, फल संरक्षण विज्ञान, जो आपका है पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। कहीं भी किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से इसमें से जो भी 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे उनको क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।